यहाँ तक हमने कवर किया था। यहाँ से हमें आवर्तक चक्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करना है। मादा प्राइमेट यानी कि बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आवर्तक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजु धर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजु दर्शन मेनार्की कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्तक प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए एक रजुधर्म से दूसरे रजुधर्म के बीच घटना चक्र को आवर्तक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आवर्तक चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। अब आवर्तक चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 3.9 यानी कि इसमें दर्शाया गया है। इसमें सारी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। आवर्तक चक्र की शुरुआत आवर्तक प्रावस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण है कि गर्भाशय की जो अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजुधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजुधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्मल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आवर्तक प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर की प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन पॉलीफ्रेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाती है। अंडाशय और गर्भाशय की ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोफिन एफएसएच एलएच का स्त्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्त्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्त्रवण को उद्दीप्त करता है। एलएच तथा एफएसएच दोनों ही आवर्तक चक्र के मध्य 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र स्त्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी ओव्यूलेशन होता है या अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतर्रोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आवर्तक चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजुधर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में ह्रास होता है और यह अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजुधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आवर्तक चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजो निर्वृत्ति या मेनोपोज कहा जाता है। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। अब सेकेंड टॉपिक निषेचन एवं अंतर्रोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र या वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है यानी वीर्यसेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली के तुबिका क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। तुबिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु
मितुविका क्षेत्र तक पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुंबिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है कि जिससे कि सभी संभव क्रिया निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोड़ा पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अगर पिंडक का स्त्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है, यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है और एक आगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसू या ओटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के आगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा बाई में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में कौन सा अंडाणु निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। अब गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, ना कि उसकी माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन क्लीवेज या जो विदलन होता है की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तब यह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं या मोरुला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोस्कोरक ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोस्कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोस्कोरक स्तर गर्भाशय अंतःस्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित इम्बेड हो जाती है। इसे ही अंतारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।